गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जो जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट की जो हम श्रृंखला हमने शुरू कर रखी थी बीएससी पार्ट थर्ड के बॉटनी प्रैक्टिकल में, जिसमें कि हमने अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़े थे और साथ में हमने जो है जीरोफाइट्स में जो है हमने बहुत सारे जीरोफिटिक प्लांट्स पढ़े थे और हाइड्रोफाइट का जब हमने कैरेक्टर्स जानने की कोशिश की थी तो हमने बहुत सारे जो है हाइड्रोफिटिक प्लांट्स की स्टडी भी करी है। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट प्लांट्स में क्या अंतर होता है। अगर उनमें इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस की बात की जाए तो अगर जीरोफाइटिक कंडीशन में कोई प्लांट उग रहा है तो उसमें जो है इकोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या क्या हो सकते हैं। अगर कोई प्लांट जल में उग रहा है यानी कि हाइड्रोफाइट है तो उसमें इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या क्या होंगे ये हम देख चुके हैं। अब तक हमें समझ आ गया है कि हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट में जब हम बात करते हैं तो हम उनका जो है आसानी से उनको जो है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर जीरोफाइट कंडीशन में अगर कोई प्लांट है तो इसमें ये मार्फोलॉजिकल वेरिएशन हो सकते हैं और ये एनाटॉमिकल वेरिएशन हो सकते हैं। और अगर हाइड्रोफिटिक कंडीशंस में कोई प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उनमें जीरोफिटिक प्लांट्स के कंपैरिजन में उनके एपिडर्मिस में, उनके एंडोडर्मिस में, उनके रूट सिस्टम में, उनके प्लांट में और उनकी जो है एडेप्टेशंस में क्या क्या अंतर आएंगे ये हम आसानी से अब पहचान सकते हैं। तो इसी श्रेणी में अभी तक हमने दो प्लांट पढ़े, या तो जीरोफाइट ऐसा प्लांट पढ़ा है जिसमें कि जीरोफिटिक कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं या ऐसा प्लांट पढ़ा है जिसमें कि हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं। लेकिन आज जो हम प्लांट पढ़ रहे हैं टाइफा, इसको जो है हम एम्फीबियस हाइड्रोफाइट कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं कुछ जीरोफिटिक कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये एम्फीबियस हाइड्रोफाइट प्लांट होता है जिसको कि हम कौन सा प्लांट कहते हैं, टाइफा प्लांट कहते हैं। और ये जो टाइफा प्लांट है ये टाइफेसी फैमिली का मेंबर है। आने वाली स्लाइड्स में आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसका जो है मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। और जब हम इसको लैब में सेक्शन इसकी कटिंग करते हैं डबल स्टेन करके जो है हम इसको माउंट करके जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एनाटॉमिकली क्या डिफरेंस नज़र आता है, किस तरह से जो है हम कहते हैं कि ये एक एम्फीबियस हाइड्रोफाइट है, क्यों कहते हैं, क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो कि इसे एम्फीबियस हाइड्रोफाइट बनाते हैं। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स चाहे वो एनाटॉमिकल हो चाहे वो मार्फोलॉजिकल हो आज हम पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि जब हम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो बाहर से प्लांट कैसा दिख रहा है, उसकी लीफ में उसकी स्टेम में किस तरह के मॉडिफिकेशन आ रहे हैं, किस तरह से जो है एडेप्टेशंस आ रहे हैं जो कि उसको विशेष परिस्थितियों में रहने के अनुकूल बनाते हैं, उनको हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम टाइफा की मार्फोलॉजी से। ये आपको टाइफा का प्लांट दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि ये टाइफा जो है वो कौन सी फैमिली का मेंबर है, टाइफेसी फैमिली का मेंबर है। अगर इसके एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या है, एम्फीबियस हाइड्रोफाइट है। और इस प्लांट का जो है जनरली इसको जो है जिस नाम से जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैट टेल। तो अगर आपको कहा जाए कि टाइफा का जो है सामान्य नाम क्या है तो उसको आप कह सकते हैं कैट टेल। इस तरह के प्रश्न आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं और कई बार जो है एग्ज़ाम में जब आपका, क्योंकि ये सेकंड पेपर से रिलेटेड आपकी मटेरियल है, तो सेकंड पेपर में कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि टाइफा का सामान्य नाम क्या है। या प्रश्न को थोड़ा सा रिवर्स कर दें कि कैटटेल जो है किस पादप का सामान्य नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइफा को ही कैटटेल कहते हैं। तो आप आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। तो वाइवा की दृष्टि से भी इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। जैसे कि इसमें एक और प्रश्न बन सकता है कि ऐसे एक प्लांट का नाम बताइए जिसे कि एम्फीबियस हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो वो एम्फीबियस हाइड्रोफाइट कौन सा प्लांट है, टाइफा इसका उदाहरण है। तो इस तरह के बीच बीच में आपको वाइवा के प्रश्नों पे भी गौर करना है ताकि सिर्फ वाइवा ही नहीं, ये आपके जो है जब एग्ज़ाम में आते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर जो आपका सेक्शन ए है वहाँ पर इस तरह के वेरी शॉर्ट आंसर में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये प्राय कहाँ पाया जाता है, दलदली भूमि में धंसे हुए पाए जाते हैं। राइजोम ये आपको इसका दिख रहा है, राइजोम दिख रहा है ये, और ये इसकी क्या है, एडवेंशियस रूट है। ये वाला राइजोम वाला पार्ट है और ये वाला कौन सा पार्ट है, एडवेंशियस रूट होती है इसकी। और जो इसका स्टेम होता है, ये वाला स्टेम वाला पार्ट होता है एरियल होता है, यानी कि हवा में बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। और इसके आपको ये लीफ दिखाई दे रही हैं, ये गहरे ग्रीन कलर की या डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, लाइनर होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लीफ होती हैं, स्पंजी होती हैं।
लंबी होती हैं और बाहर की तरफ सीधी स्ट्रेट उधर जिन्हें हम कहते हैं ना, वो होती हैं। ये तो इलोंगेटेड जो है इस तरह से जो है आपको इसकी लीफ दिखाई दिया जाती हैं। और ये आपको जो है इस पर मेल स्पाइक दिख रही है, ठीक है ना। ये वाली कौन सी, इसकी मेल स्पाइक है। तो ये एक जनरल मार्फोलॉजिकल जो है स्ट्रक्चर होती है। और जड़ें, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि इसमें कुछ जीरोफिटिक कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं, तो जीरोफिटिक कैरेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमने पढ़ा है जब हमने जीरोफिटिक प्लांट पढ़े हैं कि रूट सिस्टम बहुत वेल डेवलप होता है। तो इसमें जड़ें कैसी हैं, विकसित होती हैं, जो कि कैसी होती हैं, एडवेंशियस रूट होती हैं। तो ये जो है टाइफा की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है। अब हम देखते हैं इसकी किसकी टीएस किसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं लैब्स में। आपको जो है लैब्स में कटवाते हैं। तो जब आपको अभी लैब में आएंगे और ये कोविड-19 सिचुएशन से हम जो है बाहर आ जाएंगे, कॉलेज खुल जाएंगे, जब आप क्लास में आएंगे तो आपको जो है हम टाइफा के लीफ का टीएस कटवाते हैं। तो ये किसका टीएस है, टाइफा के लीफ का। अच्छी मोटी लीफ होती है, इसको पिथ में रखने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हाइड्रिला और हमने इस तरह के थोड़े प्लांट पड़े थे जिनमें कि पिथ की ज़रूरत होती थी। यहाँ टाइफा की लीफ क्योंकि अच्छी मोटी जो है फ्लैशी लीफ होती है, तो इसको हमें पिथ में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप सामान्य रूप से हाथ में पकड़कर रेज़र या ब्लेड की सहायता से इसका टीएस काट सकते हैं। तो इस तरह का जो है आपको स्ट्रक्चर, जब आप इसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो स्लाइड बनाते कैसे हैं, इसके सेक्शन कटिंग करके इसकी पूरी स्लाइड प्रिपरेशन का एक परफेक्ट मेथड है जो कि आपको बताया जा चुका है कई बार। किस तरह से डबल स्टैंड करते हैं स्लाइड पे, किस तरह से जो है एक परफेक्ट टेक्निक के साथ इसे निडल की मदद से रखा जाता है ताकि एयर बबल नहीं आए। सेक्शन जो है ऑब्लिक नहीं होना चाहिए, ऑब्लिक मतलब तिरछा नहीं होना चाहिए, एक तरफ से मोटा हो जाए एक तरफ से पतला हो जाए। तो इस तरह का ऑब्लिक सेक्शन हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सेक्शन चाहिए ताकि उसकी जो है थिकनेस जो है वो सब तरह से बराबर। ऐसा नहीं हो कि कहीं से तो सेक्शन मोटा हो जाए कहीं से पतला हो जाए तो वो विजिबल प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ऑब्लिक सेक्शन नहीं होना चाहिए, हमारा सेक्शन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम उसको स्टेन करते हैं, फिर माउंट करते हैं और कवर स्लिप लगा कर हम उसको देखते हैं। तो जब आप उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप की मदद से तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगी। अब देखें आप इसकी स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको जो है बाहर की तरफ जो है वो क्या नज़र आती है, एपिडर्मिस होती है जो कि किसकी बनी हुई रहती है, एपिडर्मिस। सीधी सी बात है, ये वाली आपको सेल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली ये दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी क्या है, एपिडर्मिस, जो कि कैसी बनी होती है, सिंगल सेल इसकी थिकनेस होती है, दिख रही है ना, सिंगल सेल थिकनेस है इसकी। और बनी हुई किसकी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है और जिस पर थिक क्यूटिकल पाई जाती है। अब ये जो है हाइड्रोफाइट का कैरेक्टर नहीं है, प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल किसका कैरेक्टर है, ये आपको दिख रही है ना डार्क ब्लैक कलर में इस तरह से। तो ये प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल नॉर्मली किसका कैरेक्टर है, जीरोफाइट का कैरेक्टर है। तो यहाँ पर एपिडर्मिस पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई है, ये दिख रही है, सिंगल सेल थिकनेस इसकी होती है, उसके ऊपर ये मोटी क्यूटिकल पाई जा रही है। और जो है लीफ जो होती है वो क्या होता है इसमें, एक तरह से कहें तो एम्फिस्टोमल होती है। एम्फिस्टोमल मतलब कि लीफ की दोनों सरफेस पर, चाहे लोअर सरफेस है चाहे अपर सरफेस है, दोनों पर ये देखिए आप स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। इस सरफेस पर भी है ये स्टोमेटा, ये वाले, और नीचे लोअर सरफेस पर भी है। तो इस तरह की लीफ कौन सी लीफ कहलाती है, एम्फिस्टोमल लीफ कहलाती है। या हिंदी में हम कहें तो उभयरंध्री, यानी कि दोनों सरफेस पर क्या पाए जा रहे हैं, स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। तो इस तरह की लीफ क्या कहलाती है, एम्फिस्टोमल या उभयरंध्री। अब आप देखें इसको कि एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के नीचे जो है आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये स्क्लेरेन्काइमा के ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं उनके बंच दिखाई दे रहे हैं जो कि वेस्कुलर बंडल के ऊपर, ये आपको दिख रहे हैं, ये वेस्कुलर बंडल है इसके। और ये क्या करा रहे हैं, वेस्कुलर बंडल के ऊपर क्या बनाते हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, बंडल कैप। क्या कहते हैं, बंडल कैप कहते हैं हम उसे। ये कौन सी सेल होती है जो बंडल कैप बना रही है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। और जो है आपको ये वाले सेल्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से, इसमें क्या होता है, ये तो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, पैलिसेड टिश्यूज़ है और स्पंजी पैरेन्काइमा है। तो ये बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि आपको जो है पैलिसेड दिखाई दे रहा है
और पैरेन्काइमेटस सेल्स भी दिखाई दे रही है, और बीच बीच में आपको लीजिए क्या दिखाई दे रही है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स दिखाई दे रही हैं। तो पैलिसेड जो होता है वो 3 या ज़्यादा सेल भी वोटा हो सकता है। और इसमें क्या पाया जाता है पैलिसेड में, क्योंकि लीफ है तो पैलिसेड में क्या पाया जाएगा, जो है हरित लावक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दोनों जो सरफेस होती है उसके नीचे जो है पैलिसेड टिश्यूज़ और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो एक अल्टरनेट होती है। पहले पैलिसेड टिश्यू, फिर जो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है स्क्लेरेन्काइमा, फिर पैलिसेड टिश्यू, फिर स्क्लेरेन्काइमा। तो ये एक तरह से अल्टरनेट रूप में स्थित होती है। और स्पंजी जो पैरेन्काइमेटस होती है इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, एयर चैम्बर होते हैं। और इन एयर चैम्बर जो होती हैं इनमें क्या होती हैं, बीच बीच में चौड़ी पट्टियाँ होती हैं, और उन पट्टियों में क्या स्थित होते हैं, ये बीच स्थित होते हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि बीच बड़े बड़े एयर चैम्बर, और अब बड़े बड़े एयर चैम्बर के पास में ये बीच बीच में जो है होते हैं। अब क्या होता है कि स्क्लेरेन्काइमेटस जो सेल्स होती है, ये स्क्लेरेन्काइमा दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत वेल डेवलप होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा का वेल डेवलप होना भी किसका कैरेक्टर है, जीरोफाइट्स का कैरेक्टर है। तो ये इसमें 3-4 कैरेक्टर आपको जीरोफाइट्स के भी दिखाई देते हैं और हाइड्रोफाइट्स के, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एयर चैम्बर किसका कैरेक्टर है, जो है हाइड्रोफाइट का कैरेक्टर है। तो इस तरह से इसमें हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट दोनों के मिक्स कैरेक्टर पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि जो सब एपिडर्मल जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें कोलेट्रल होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, जिनमें बाहर की तरफ वैसे मैंने बताया कि स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की जो है कैप जैसी स्ट्रक्चर होती है, और बीच में जो है वो क्या होते हैं, फ्लोएम जो होते हैं वो किसके द्वारा घिरा हुआ रहता है। ये फ्लोएम बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले फ्लोएम बंडल जो होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा से घिरे हुए होते हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है। और वेस्कुलर बंडल में क्या क्या पाया जाता है, नॉर्मली जो जाइलम वाहिकाएँ पाई जाती है, वाहिनिकाएँ पाई जाती है, और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम जो है कम डेवलप होता है जबकि फ्लोएम ज़्यादा डेवलप होता है। और एयर चैम्बर में जो है, ये देखिए अब ये एयर चैम्बर दिख रहे हैं ना, इन एयर चैम्बर में जो है मोटी भित्ति वाले थिक वॉल वाले डायफ्राम पाए जाते हैं, जो कि किसके बने रहते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं। तो ये एक लीफ की टीएस की एनाटॉमिकल स्टडी हमने करी है। ये कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं और इनको समझना है। ये सारे कैरेक्टर्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसमें जो है कौन कौन से जो पर्ण, इसकी जो लीफ होती है वो कैसी होती है, एम्फिस्टोमल होती है। ये आपको मैं सब कुछ बता चुकी हूँ जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर अभी आपको समझाई डायग्राम की हेल्प से। ये मैं आपको सब कैरेक्टर बता चुकी हूँ। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये कैसा प्लांट है, एम्फीबियस हाइड्रोफाइट है, तो यानी कि इसमें जीरोफाइट कैरेक्टर्स भी और हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स भी हैं। तो हाइड्रोफिट के कैरेक्टर हमने पढ़े थे कि एपिडर्मिस जो होती है पतली भित्ति की पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी है, बड़े बड़े एयर चैम्बर्स या एयर स्पेस पाए जाते हैं, और वैस्कुलर बंडल में जो है जाइलम कम डेवलप होता है, फ्लोएम ज़्यादा डेवलप होता है। तो ये 3 कैरेक्टर इसमें हैं, इसलिए इसको हम हाइड्रोफाइट भी कहते हैं। और जीरोफिटिक कैरेक्टर्स में मोटी क्यूटिकल है और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जा रही है। बीच बीच में आपको बताया मैंने कि कैप बना ली थी वैस्कुलर बंडल पर। ये संवन वैस्कुलर बंडल बहुत ज़्यादा होते हैं। और एपिडर्मिस पर स्टोमेटा कैसे हैं, संकन है, जो कि जीरोफाइट्स का एक मेन कैरेक्टर है। और जो है इस बीच में जो है सैटेलाइट जो है पैरेन्काइमेट सेल्स पाई जाती हैं। वायु प्रकोष्ठ में या हम कहें एयर चैम्बर्स में जो है वो क्या पाई जा रही हैं, सैटेलाइट पैरेन्काइमा। तो आज हमने जो एक बहुत ही स्पेसिफिक प्लांट के बारे में पढ़ा, उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हमने देखी, उसमें क्या एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं ये हमने देखा। क्योंकि ये एक तरह से एम्फीबियस हाइड्रोफाइट है तो इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर हमने पढ़े। इसमें हाइड्रोफाइट कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो हमने देखा। अगर मार्फोलॉजिकल भी हम देखेंगे तो आपको दोनों कैरेक्टर समझ आएंगे कि ये जो है हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर से और ये जीरोफिटिक कैरेक्टर है। और जब आप इसकी लीफ का टीएस काटेंगे तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि कौन से तो इसमें हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर और कौन से इसमें जीरोफिटिक कैरेक्टर, और क्यों हम इसको एम्फीबियस हाइड्रोफाइट कह रहे हैं। तो आपको इसको अपनी फाइल में बनाना है, टीएस का डायग्राम बनाना है। दोनों जीरोफिटिक कैरेक्टर्स भी इसमें है, हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स भी है, उनके बारे में लिखना है। सबसे पहले जैसे शुरुआत हम करते हैं एम लिख के, उस तरह से करके चित्र को नामांकित करना है। मैंने आपको बताया है कि अगर चित्र को आप नामांकित नहीं करते हैं तो नंबर कम मिलने की पूरी संभावना होती है। जब हम स्पॉटिंग में बात करेंगे, मार्फोलॉजी आपके पास
जब आपसे मार्फोलॉजी पूछी जाएगी तो स्पॉटिंग में ये रखेंगे, तो आपको मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिखने हैं। वहाँ पर भी अगर आप प्लांट का डायग्राम बनाते हैं तो प्लीज़ उसको जो है लेबल करें, उसको जो है नामांकित करें, तभी आपको नंबर पूरे मिल पाएंगे। जो भी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनका पूरा डिस्क्रिप्शन करें, और मतलब बहुत जल्दी नहीं करें, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें प्लांट पहचान में आ जाता है लेकिन जल्दबाजी में हम उसका नाम या आइडेंटिफिकेशन गलत कर देते हैं। तो आराम से जो है उसको पहचानें, उसके कैरेक्टर्स लिखें अगर मार्फोलॉजिकल पूछा जाता है, और अगर आपको सेक्शन कटिंग के लिए दिया जाता है तो पूरा डिस्क्रिप्शन उसका होगा विथ लेबल डायग्राम, आपको ये लिखना है, और हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट कैरेक्टर लिखने हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसको अपनी फाइल में कर लें। इसी के साथ हमारा जो इकोलॉजिकल एडेप्टेशन वाला पार्ट है पेपर सेकंड में, वो ख़त्म होता है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्लास में हम किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।